मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम राकेश कुमार खिलेरी है। आपका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th की चैप्टर नंबर 14 प्राकृतिक संपदा के बारे में। प्राकृतिक संपदा से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे पृथ्वी पर ही जीवन विद्यमान है, हम सभी को पता है। हमारी गैलेक्सी में केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन विद्यमान है। क्यों? इसका कारण ये है कि हमें पता है जीवित रहने के लिए कुछ कारक जरूरी हैं। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती है, हमें रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती है, हमें पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। ये तीनों चीजें हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद है, इसके अलावा किसी भी ग्रह पर मौजूद नहीं है। तो जीवित रहने के लिए कौन कौन से कारक हमें चाहिए? जैसे सजीवों के लिए सजीवों के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से? पहला, हमें पता है जीवित रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जल। जल जरूरी है, जल है तो कल है जल। दूसरा, हमें रहने के लिए कोई तो स्थान चाहिए ना। जैसे हमारा घर किस पे बना हुआ है? धरती पे। तो हम उसके लिए स्थल जरूरी है। क्या जरूरी है? स्थल। तीसरा होता है जमीन पे हम रहते हैं, पानी हम पीते हैं, और श्वास वायु हवा हमें जरूरी है। ऑक्सीजन हमें पता है सारी गैसों बहुत सारी गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, जितनी भी गैसें हैं ये सब मिलके क्या बनाती है? वायु। तो तीसरा कारक हो गया वायु। जीवित रहने के लिए हमें इन तीन कारकों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। यदि जिस ग्रह पर ये तीन कारक होते हैं वहां पर जीवन संभव है। जिस ग्रह पर इनमें से एक भी कारक उपस्थित नहीं है तो इसका मतलब वहां पे जीवन नहीं पॉसिबल हो सकता। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, पृथ्वी पर यह संपदा कौन कौन सी होती है। जैसे हमने कह लिया जल संपदा, स्थल संपदा और वायु संपदा। जल संपदा सबसे पहले अपना टॉपिक आता है जल संपदा। पहला लेते हैं जल संपदा। जिस भाग पर हमारा जल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जलमंडल। जहां जल स्थित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जलमंडल। उसे हम कहेंगे जलमंडल। और जलमंडल हमें पता है हमारी पृथ्वी पर कुल भाग का कितना परसेंट? 75% जल होता है। पृथ्वी पर जितना भी क्षेत्रफल है पृथ्वी का, उसका 75% भाग है वो किससे घिरा हुआ है? जल से। अभी हम डायग्राम के द्वारा भी समझेंगे इसको, पहले मैं इनकी परिभाषाएं थोड़ा सा समझा देता हूं। दूसरा है हमारा स्थल संपदा या स्थल मंडल कह दे। स्थल मंडल को हम कहेंगे वह भाग जो सजीवों के रहने लायक है ना, स्थित रहने के लिए, आवास के लिए योग्य है। तो हम इसका हम कह सकते हैं जहां मनुष्य या सजीव रहते हैं। उस भाग को क्या कहेंगे? उस भाग को स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडल। उस भाग को हम कहेंगे स्थल मंडल कहते हैं। इसको भी लगा दें, स्थल मंडल जलमंडल कहते हैं। अब देखो हमें पता है
पृथ्वी पर 75% जल है, तो बचा कितना? 25%। तो 25% क्या हो गया? स्थल मंडल। अब तीसरा कौन सा था? तीसरा हमारे पास बची है वायु संपदा या वायुमंडल। वायु संपदा, यहां संपदा की जगह हम मंडल भी लगा सकते हैं, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, है ना। तो हमें पता है हमारी पृथ्वी के ऊपर जितना भी भाग है जहाँ पे हम रहते हैं या पानी है, उसके अलावा जितना भी भाग है वो हमारी पूरी पृथ्वी को हवा है कंबल की तरह ओढ़े रखती है। वो क्या है जो ओढ़े रखती है? वो हमारा है वायुमंडल। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग है ना, जल मंडल और स्थल मंडल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? वायुमंडल। जल मंडल व स्थल मंडल के ऊपर का भाग है ना, ऊपर का भाग क्या कहलाता है? वायुमंडल। वायुमंडल। अब देखो वायुमंडल कहते हैं, हमने कह दिया सबसे पहले कहा था जीवन के लिए आवश्यक, सजीवों के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं? जल होना चाहिए किसी ग्रह पर, साथ में स्थल होना चाहिए रहने के लिए, और श्वास लेने के लिए हमें क्या चाहिए? वायु होना चाहिए। ये तीन कारक जहां पे होते हैं वहां पे हमारा जीवन होता है। जैसे हम जल संपदा को कह दिया कि जहां जल स्थित होता है उसे जल मंडल कहते हैं, जहां स्थल स्थित होता है यानी सजीव रहने का भाग है वो स्थल मंडल हो गया, और स्थल मंडल और जल मंडल के ऊपर का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। अब ये तीनों कारक हैं मिलकर क्या बनाते हैं? जीव मंडल। क्या बनाते हैं? जीव मंडल। तो मैं उसको ऊपर लिख रहा हूं, जीव मंडल। अगली परिभाषा क्या आ गई? 4 नंबर, जीव मंडल। जीव मंडल, जीव मंडल क्या कहेंगे? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल जहां मौजूद होता है वहां क्या होता है? जीव मंडल। मतलब इसको हम एक मैथमेटिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं या परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। मैथमेटिक रूप में लिखें तो ऐसे कह सकते हैं जल मंडल, जल मंडल प्लस वायुमंडल, वायुमंडल प्लस स्थल मंडल, स्थल मंडल। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? अपना जीव मंडल। क्या बनाते हैं? जीव मंडल। जीव मंडल। जीव मंडल से तात्पर्य ये है कि इन तीनों की आवश्यकता हमें किस में रहती है? जीवों में, सजीवों में तीनों मंडलों की आवश्यकता होती है। अब हम कहते हैं भाई अपना है जीवन है केवल पृथ्वी पर ही मौजूद है, इतने सारे ग्रहों पर बाकी जगह नहीं है। हम देख रहे हैं मंगल मिशन कर रहे हैं, चंद्रमा पे हमारे सैटेलाइट भेज रहे हैं, ये सारे क्यों कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पृथ्वी के अलावा और ग्रह पर भी अपना जीवन पॉसिबल है। क्यों? मंगल पर क्यों पॉसिबल नहीं है? हमें पता है शुक्र और मंगल जैसे ग्रहों पर कितने % शुक्र व मंगल जैसे ग्रहों पर जिसका वायुमंडल है वहां पर वायुमंडल भी है और स्थल मंडल भी है, परंतु वहां कौन सा नहीं है? जल मंडल नहीं है। परंतु साथ में जिसका वो वायुमंडल है शुक्र और मंगल ग्रह का, उसमें क्या है? 95% से लेकर 97% तक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं CO2। इतने % क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वहां पे ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं है तो सजीव वहां पे रह नहीं सकते।
अब आते हैं, मैं इन सभी को, वायुमंडल को, जलमंडल को, स्थल मंडल को कितने कितने भाग हैं वो आपको मैं दर्शाता हूं। अब हमारा अगला टॉपिक है वायु, क्योंकि हमें पता है श्वास लेने की किसकी आवश्यकता होती है, वायुमंडल की, तो हम कहते हैं प्राण वायु। अगला टॉपिक हम ले लेते हैं जीवन की श्वास वायु। जीवन की श्वास वायु। हाँ, हमने पहले भी पढ़ रखा है, या फिर कुछ नई भैया हैं उनको पता नहीं है, उनको मैं बता दूं, हवा के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। जैसे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, हवा में नाइट्रोजन भी होती है, हवा में ऑक्सीजन भी होती है, हवा में हीलियम भी होती है, हवा में नियोन भी होती है। हमने पार्ट नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 5 में पदार्थों को अलग अलग करने की विधियां पढ़ी थी। उसमें हमने क्या देखा था, वायु को शुद्ध करके उसमें से द्रवीकृत ऑक्सीजन हमने ज्ञात किया था। तो वहां पे कौन कौन सी गैसें थी, उसमें थी नाइट्रोजन थी एक, उसमें ऑक्सीजन थी, उसके अंदर हीलियम थी, उसके अंदर नियोन थी, उसके अंदर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी थी। इस प्रकार की कुछ गैसें थी। तो इसको हम समझने के लिए यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं। मान लेते हैं ये अपनी पृथ्वी का भाग है, ठीक है। उसमें हमें पता है वायु में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है, कौन सी गैस होती है, वायु में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस होती है ना। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, किसकी होती है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, जिसको हम N2 से लिखते हैं। क्यों पता है ना, नाइट्रोजन को किसे लिखते हैं, N2 से। और इसकी कितने परसेंट मात्रा है, मान लेते हैं वायु 100%, अपना एक 100 ग्राम वायु है, उसमें कुल कितने ग्राम नाइट्रोजन होगी, 78%। कितना, 78%। तो हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, N2 की मात्रा कितनी है, 78%। तो इसमें हम 78% का एक बना लेते हैं। ये कितने परसेंट है, 78% क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। इस पूरे भाग में कौन सी गैस मान लेते हैं, इस पूरे भाग में हम N2 गैस मान लेते हैं इसमें। अब बाकी इतना बचा है ना, अभी 22 बचा है ना, उसमें से उसके बाद में अगली गैस आती है ऑक्सीजन। कौन सी आती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें श्वास लेने के लिए आवश्यक होती है, सबको पता है। इसको हम O2 से लिखते हैं, है ना। और ये पृथ्वी पर कुल 21% मौजूद है। अभी कितने परसेंट मौजूद है, 21%। तो इसका 21% बना दें, ये लो भाई, ये होगी ऑक्सीजन O2, ठीक है। और कितने परसेंट है, 21%, ये 21%, ठीक है। अब हमारा जो बचा है 1%, कितना बचा है, 1%। अब 1% में जितनी भी अन्य गैसें हैं पृथ्वी पर मौजूद, वो सारी गैसें आ जाती है। जैसे कुछ गैसें हम नाम लिख रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ऑर्गन, हीलियम, नियोन, है ना, और एक्सेट्रा। और बहुत सारे गैसें हैं, हमें पता है आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व है, जिनमें से कुछ गैसें हैं वो सारी पृथ्वी पर मौजूद है। इनमें से कुछ गैसों के मैंने उदाहरण लिख रखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नियोन, हीलियम और एक्सेट्रा, ठीक है। अब इनमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, इनमें सबसे ज्यादा एक नंबर पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में आती है आपकी ऑर्गन 2 नंबर पर, उसके बाद में आती है हीलियम। कौन सी आती है, 3 नंबर पर हीलियम, 4 नंबर पे आती है नियोन। इस प्रकार आगे इनकी मात्रा घटती जाती। ये सभी गैसें इसमें आती हैं, है ना, 1% में। तो इस 1% को हम क्या कहते हैं, अन्य कह देते हैं। 1% क्या कहते हैं, अन्य गैसें। क्या कह देते हैं, अन्य गैसें, अन्य गैसें।
ठीक है। इस प्रकार हमने पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित वायु की जानकारी प्राप्त कर ली। हमने कहा 78% नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। उसके बाद में हमने कहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम O2 से दर्शाते हैं, कितने परसेंट है? 21% है। 1% अन्य गैसें हैं। कौन सी गैसें? अन्य गैसें। अन्य गैसों में कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नियोन, हीलियम, है ना, इस प्रकार की गैसें हैं। ये हमने सब कुछ पढ़ रखा है पहले, कुछ भैया नहीं है तो उनको पता नहीं है, इसलिए मैं इनको रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है। अब हमने वहां पे उनको अलग अलग भी किया था, है ना, द्रवीकृत वायु को। अगला पॉइंट आता है हमारा जलवायु नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका। कौन सा आता है? जलवायु नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका। हमारा वायुमंडल क्यों आवश्यक है ना, वायुमंडल होना क्यों आवश्यक है? पहला तो श्वास लेने की हमें चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वायुमंडल से मिलेगा। हमने कहा अभी 21% ऑक्सीजन है वो है। इसके बाद में हमें वायुमंडल की आवश्यकता क्यों है और जलवायु को ये किस प्रकार प्रभावित करता है। तो अगला टॉपिक हमारा है वायुमंडल की जलवायु में परिवर्तन में भूमिका। वायुमंडल की जलवायु परिवर्तन में भूमिका। ठीक है। हमने अभी कहा पृथ्वी का ऊपरी आवरण है जलमंडल, और स्थलमंडल के ऊपर का जो भाग है वो वायुमंडल कहलाता है। इसका मतलब वायुमंडल है पृथ्वी को एक कंबल की तरह ओढ़े रखता है। कंबल का सबको पता है, अभी सर्दियों का समय है तो। अब इसमें क्या है, हमारी जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है जिसके हम वायुमंडल कहते हैं, वो हमारे टेम्परेचर, तापमान को ज्यादा बढ़ने से बचाता है और ज्यादा कम होने से बचाता है। जैसे मान लो सुबह का समय है, सूरज की रोशनी आ रही है पृथ्वी पर, गर्मी आ रही है, तो इतनी ज्यादा ना आ जाए कि पृथ्वी पर है आग लग जाए। और रात के समय हमें पता है सूरज रहता नहीं है, वो दूसरी साइड में चला जाता है, तो उस टाइम हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा ना गिर जाए कि सारा कुछ जम जाए। तो ये सारा कंट्रोल कौन करता है? हमारा वायुमंडल। वायु में उपस्थित गैसें हैं वो विकिरणों के द्वारा ऊर्जा को, उष्मा को वापस पृथ्वी के वायुमंडल से पृथ्वी के बाहर जाने से रोकती है। तो मान लो ये अपनी पृथ्वी है, यहां पे हम रहते हैं, इतने भाग में मान लेते हैं ना, यहां पे हमें रहते हैं, ये आपका सूरज है। ठीक है। अब सूरज से लगातार किरणें आ रही है उष्मा के रूप में, और यहां पे टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है। यहां पे कितना था पहले मान लेते हैं 20 डिग्री था, सूरज और ऊपर आया, उसके बाद में 25 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो इधर लगातार क्या है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब ये धीरे धीरे आता आता हुआ और शाम का समय हो गया, रात हो गई, सूरज खत्म, मतलब अस्त हो गया अपन कह देते हो। अब क्या होगा, ये वापस टेम्परेचर यहां से इधर की साइड 30 से वापस 25, 25 से वापस 20, 20 से 15, ये होते होते ये ना हो, यदि ये अपना वायुमंडल होगा ना, ये वाला वायुमंडल, ये तो ये टेम्परेचर है वापस जाएगा तो उष्मा वापस निकलेगी, उष्मा का क्षय होगा, हमें पता है उष्मा का क्षय होगा। तो उष्मा का ये क्षय ज्यादा ना हो, अपना ये वायुमंडल है, इस उष्मा को परावर्तन का नियम मैंने बता रखा है, तो परावर्तन के नियम से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आती रहेगी, आती रहेगी, और इसका टेम्परेचर है, तापमान है, पूरे साल लगभग नियत रहता है। तो इस प्रकार अपना जो वायुमंडल है, उससे है अपनी जो आ रही है ना हीट वाली किरणें, उष्मा वाली किरणें, इससे टकराती है, वायुमंडल से उष्मा की किरणें टकराती है, और टकराने के बाद में वापस उष्मा यहां पे तो टकरा रही है,
ऊष्मा ऊपर की ओर जा रही है ना, पृथ्वी से, पृथ्वी की सतह से ऊष्मा ऊपर की ओर जा रही है और ये वायुमंडल से वापस टकराकर नीचे की ओर वापस पृथ्वी पर आ जाती है, जिस कारण क्या है, पृथ्वी का टेम्परेचर है, तापमान है, वो लगभग पूरे साल नियत रहता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता, ये क्वेश्चन आता है ना। यदि हम कह रहे हैं ये वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता है, हमें पता है पृथ्वी जितनी सूर्य से दूर है उतना ही दूर क्या है, चंद्रमा, उतना ही दूर क्या है, चंद्रमा, उतना ही दूर क्या है, चंद्रमा मान लेते हैं, है ना। तो ये चंद्रमा इसके ऊपर है, इसके वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या हुआ, इसका दिन के समय जब सूर्य इसके सीध में रहता है, ये चमकता है, तो उस टाइम इसका टेम्परेचर रहता है 190 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है, 190 डिग्री सेल्सियस प्लस में, ठीक है। अब सूरज है वो दूसरी दिशा में चला गया, अब यहां पर रात कहते हैं हम, अंधेरा हो गया, तो उस रात के समय इसका टेम्परेचर हो जाता है -180 डिग्री से लेकर -200 डिग्री तक। कितना हो जाता है, -180 लेकर 200 डिग्री तक हो जाता है रात के समय। अब देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है, कितना ज्यादा डिफरेंस है। यहां पर ना तो दिन में रह सकते हैं क्योंकि इतने ज्यादा टेम्परेचर में है ना हमारी बॉडी है वो जल जाएगी, कुछ भी है, हमको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही है ना अपना जो पानी है, जल है, क्या हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, वाष्प में उबल जाता है और हवा में चला जाता है। तो मानो 190 डिग्री, उससे लगभग दुगुना टेम्परेचर, इसका मतलब हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, वो भी खत्म हो जाएगा। अब रात के समय देखो, रात के समय क्या है, -180 डिग्री, इसका मतलब हमारा 0 डिग्री पे तो पानी जम जाता है ना, जल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ में, बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है 0 डिग्री पर। परंतु ये तो -180 डिग्री है, मतलब हमारा पृथ्वी पर जितना भी सब कुछ सामान है वो सॉलिड रूप में आ जाएगा, सब कुछ जम जाएगा, ना खाने की चीजें बचेगी, ना पीने के लिए जल बचेगा, ना पहनने के कपड़े पहन रखे वो भी इतने ज्यादा टाइट हो जाएंगे कि हम एक इसको इधर से उधर ही नहीं कर सकते, है ना, इतने ज्यादा सब कुछ हो जाएगा। इस कारण हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण जीवन है। जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है, इसको मैं समझा रहा हूं। जबकि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं था तो देख लो क्या हालत हुई, ना वहां पे दिन में रह सकते थे, ना वहां पर रात में रह सकते थे। परंतु आजकल एक समस्या आ रही है, वो समस्या क्या है, सबने सुना होगा, टीवी में सुना होगा, न्यूज़पेपर में सुना होगा कि एक गैस है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। सबने सुना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने कहा था ना, जिसको हम क्या कहते हैं, CO2। कौन सी गैस कहते हैं, CO2। इसकी मात्रा लगातार वायुमंडल में बढ़ रही है, इसकी मात्रा लगातार वायुमंडल में बढ़ रही है। वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ने के कारण क्या होता है, ये गैस, अभी हमने सूर्य बनाया था ना, इस सूर्य से आने वाली किरणों को पृथ्वी पर आने तो देती है, क्या होता है, पृथ्वी पर इन किरणों को आने तो देती है, परंतु वापस जाने नहीं देती। रात के समय जब पृथ्वी ठंडी होती है ना, उस समय इस किरणों को जो ऊपर जाती है ना, उन किरणों को ऊपर नहीं जाने देती, ये वापस उनको परावर्तित कर देती है। क्या कर देती है, वापस इनको परावर्तित कर देती है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से नुकसान क्यों है, हमें पता है, यहां पर पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर क्या है, हिम, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, ग्लेशियर हैं, वो लगातार पिघल रहे हैं। क्या हो रहा है, लगातार पिघल रहे हैं। पिघलने के कारण क्या है, जो अपना समुद्री क्षेत्र है, समुद्र है, उनका जल स्तर लगातार इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ने से जो मान लो ये अपना समुद्र है, मैं बना दूं, ये समुद्र है इतना, है ना,
यहाँ पे क्या है, पानी भरा हुआ है और ये स्थल है, ये स्थल है। तो जैसे जैसे इस पानी का स्तर बढ़ता जाएगा, यहां पर जो रहते हैं ना झुग्गी झोंपड़ियों में, मछली पालक हैं, मछुआरे हैं, जो भी लोग हैं, उनके आवास में रहने के लिए उसके घरों में पानी घुसता जाएगा और ये स्थल, हमारे रहने लायक जो भूमि है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि यदि इसी स्थिति से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता रहा ना, इसी स्थिति से, तो क्या होगा, पूरी पृथ्वी पर पानी ही पानी हो जाएगा, रहने के लायक कोई भी जगह नहीं रहेगी। अब दूसरा, पहले क्या होता था, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड है वो, उनकी खपत कैसी होती है, देखो दिन के समय में, हाँ इसका कारण क्या है पता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का। पहले भी तो थे हम, इंसान तो पहले ही थे, परंतु पहले कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ती थी, परंतु आजकल क्यों बढ़ती है, फिर इसका कारण अभी बताता हूं। अगला टॉपिक हम ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण। अगला टॉपिक अपना कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण। पहला, औद्योगिक क्षेत्र, जो उद्योगों में बड़े बड़े उद्योग हैं, उनकी चिमनियों से लगातार कार्बन निकल रहा है, लगातार कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन हो रहा है, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाला धुआं, आपने देखा होगा, कभी नहीं देखा तो कोई बात नहीं, घरों में तो देख ही रखा होगा, जो हम चूल्हा जलाते हैं उनके अंदर जो निकलता है ना धुआं, उसमें सबसे ज्यादा जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। बड़े बड़े उद्योगों से निकले धुएं में से निकलने वाले धुएं में, ठीक है। दूसरा है, आजकल हर घर में व्हीकल है, हर घर में गाड़ी है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, हर घर में। तो इससे जो पेट्रोल के जलने से जो गैस बनती है वो भी कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो व्हीकल हैं उनकी मेंटेनेंस आजकल रखते नहीं है, ना पीयूसी चेक करवाते हैं, बस चलाते रहते हैं, पेट्रोल डाला और चला लिया, उसे चेक नहीं करते उसमें से पीछे से कितना ज्यादा वो है धुआं धुंध निकल रहा है। उस कारण भी हमारा जो वातावरण है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की गैस ही बढ़ रही है। तो मोटर गाड़ी हम लिख दें, मोटर गाड़ियों से सबसे ज्यादा, एक नंबर तो होता है बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण, कौन सा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा होती है। दूसरा कौन सा, मोटर व्हीकल से, जितने भी मोटर व्हीकल है उनका एक नियम होता है कि उनको हर महीने पीयूसी पोल्यूशन की जांच करवानी होती है, परंतु लापरवाही के कारण वो जांच नहीं करवाते हैं और ऐसे ही चलाते रहते हैं, और उनमें से जो निकलने वाला धुआं है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा वातावरण भी प्रदूषित हो रहे हैं, गैसें भी जहरीली हो रही है अब, और साथ में पृथ्वी का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इसके अलावा तीसरा हम लिख सकते हैं, जंगलों में लगने वाली आग, है ना, जंगलों में, या जंगलों की आग ही लिख दें इसको सीधे, है ना, जंगलों की आग। और तीसरा हो सकता है, पहले घरों में, आजकल तो गैस आ गई हैं, रसोई गैस हो गया, पहले घरों में जो चूल्हे जगाते थे ना, जलाते थे, उससे भी प्रदूषण होता था, उससे तो काफी होता था क्योंकि हर घर में चूल्हा जगता है तो घरों से भी फैलता है ना, घरों में जलने वाले लकड़ी से।
अब इस बड़े उद्योगों से निकलने वाले धुएं में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो इन चारों में से सबसे अधिक होती है। उसके बाद में मोटर व्हीकल में, उसके बाद में जो जंगलों में आग लग जाती है। हमने सुना होगा कुछ टाइम पहले जो ऑस्ट्रेलिया है वहां उनके जंगलों में आग लगी थी, हजारों एकड़ जमीन है वो भस्म हो गई जलकर। उस जलने से जो धुआं उठा वो कई कई किलोमीटर दूर तक पहुंचा, जिस कारण वहां पे रहने वाले मनुष्य हैं, लोग हैं, उनको ना दिखाई दे रहा था और श्वास लेने में भी कठिनाई हो रही थी। और वहां का टेम्परेचर है वो औसत लगभग 2 से 3 डिग्री बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि वहां पे जो सूर्य का प्रकाश आएगा वो परावर्तित होकर वापस नहीं जाएगा। और हाँ, एक और जो कार्बन डाइऑक्साइड का है उपयोग हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक नोट के रूप में लिख लेना, मैं लिखवा रहा हूं नोट के रूप में, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस। गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस? हमें पता है जहां पर मौसम ठंडा होता है, जैसे ध्रुवों पर, लद्दाख है, लेह है, वहां पर मौसम है फलों के लिए, सब्जियों के लिए अनुकूल नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, एक ऐसा कांच का बड़ा सा ढांचा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कांच का एक ढांचा बनाते हैं। इसके अंदर मान लो इतने कांच के में मिट्टी भर रखी है। क्या भर रखी है? मिट्टी। और इसके अंदर प्रकाश तो आ सकता है क्योंकि कांच का है, तो कांच पारदर्शी होता है, तो इसके अंदर सूर्य का प्रकाश तो आ सकता है परंतु वापस जा नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही यहां पे उष्मा यहां पहुंचेगी ये वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस नीचे ही आ जाएगी। जैसे ही उष्मा है वो ऊपर की तरफ उठेगी, कांच की अंदर वाली दीवार से टकराकर परावर्तित होकर वापस अंदर आ जाएगी, जिस कारण यहाँ का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और बाहर के टेम्परेचर कम है परंतु अंदर का टेम्परेचर अधिक है, तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो धीरे धीरे ग्रो करने लग जाएंगे और अपनी जो फल सब्जी हैं वो आसानी से यहाँ पे उगा सकते हैं। तो इस गैस का उपयोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब तीसरा, ये कंट्रोल कैसे हो सकती है? कार्बन डाई गैस कंट्रोल कैसे हो सकती है? इसको कंट्रोल करने का एक ही उपाय है, इन जो है पहला और दूसरा है ना, ये तो मनुष्य के द्वारा नहीं होता, ये तो प्राकृतिक होता है। तो इन दोनों बड़े कारणों को कंट्रोल में करना। यदि हम बड़े बड़े उद्योग हैं उनकी जो चिमनियां हैं उनसे जो निकलने वाला धुआं है उसको फिल्टर करके निकालें, उनको फिल्टर लगा दें वहां पे, तो इससे हम कम कर सकते हैं। दूसरा, मोटर व्हीकल है, बेचारे पुलिस वालों ने तो खूब कोशिश कर रहे हैं पीयूसी जांच वाले की, तो हर महीने चेकअप करते हैं, चालान भी बनाते हैं। तो यदि आम आदमी सतर्क हो जाए तो इसको भी हम आसानी से खत्म कर सकते हैं। यदि ये दोनों खत्म हो गए ना तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ रही है 1%, लगभग 1% के बराबर हो रही है। 1% तो पूरी अन्य गैसें थी, वो अकेली कार्बन डाई गैस है, अकेली CO2 है। अभी ये स्थिति है, अकेली CO2 गैस 1% के बराबर हो रही है, जबकि अन्य गैसें भी है इनमें अकेली हो रही है। तो इसको कम करने के लिए हमें इन दो बड़े कारणों को कम करना पड़ेगा। जैसे ये दो बड़े कारण कम होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संतुलन में आ जाएगी, और संतुलन में आते ही अपनी पृथ्वी का टेम्परेचर है, तापमान है, वो बराबर होगा। और बराबर होने से जो अपने ध्रुव थे, मैंने बनाया था पिछले, ध्रुव थे, उनकी बर्फ वो पिघलना बंद कर देगी। बंद करने से वो जल इस तरह वो वापस आ जाएगा संतुलन में और अपने आवास के लिए जगह बच जाएगी। चलो अगला टॉपिक हम कल करेंगे। अगला टॉपिक हमारा है कि इस जो हमने पढ़ा है ना
वायुमंडल, उसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए अगला टॉपिक हम क्रियाकलाप करेंगे, ठीक है। तो चलो कल है ना एक क्रियाकलाप पढ़कर आना।